नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारत न्यूजीलैंड एफटीए पर ऐतिहासिक समझौते से शुरुआत करेंगे। किसी भी वक्त ये गुड न्यूज आ सकती है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो गई। इस डील से कितना भारत को फायदा होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिलेगा, ये सब जानने की कोशिश होगी। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से जुड़ी हुई। आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर पूरी तरह से थम जाएगा, लिहाजा तमाम दिग्गज आज आखिरी दांव लगा जीत की हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी खबर प्रचंड गर्मी से जुड़ी हुई है। लू का प्रकोप जारी है, लिहाजा आपको सावधान रहने की जरूरत भी है। इस पर भी होगी बात। आखिरी खबर अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई। ईरान की तरफ से एक नया शांति प्रस्ताव भेजा गया है। इस खबर पर भी होगी बात, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस फोरम की हुई बैठक। मुक्त व्यापार समझौते पर थोड़ी देर में होंगे हस्ताक्षर। अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार $5 अरब तक पहुंचाना है लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। फाइनल फाइट के लिए भाजपा दिग्गजों ने लगाया जोर। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ रोड शो और जनसभा के जरिए पार्टी के पक्ष में कर रहे प्रचार। उनतीस अप्रैल को मतदान के लिए ममता बनर्जी भी बहा रही हैं खून पसीना। डोर टू डोर कैंपेन में जनता से पार्टी के पक्ष में वोट की अपील। अभिषेक बनर्जी ने भी संभाली हुई है कमान। बुधवार को मतदान, 4 मई को आएंगे परिणाम। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी। ऊपरी सदन में भाजपा की सदस्य संख्या बढ़कर हुई 113। भाजपा ने बना दिया है रिकॉर्ड। और अमेरिका ईरान जंग में पुतिन की हुई एंट्री। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के सेंट पीटरबर्ग पहुंचे। पुतिन से करेंगे मुलाकात। ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच बिजनेस फोरम की बैठक हुई है और थोड़ी ही देर में नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाना है। इससे व्यापार में आने वाली रुकावटें कम होंगी और दोनों ही देशों के बीच कारोबारी संबंध और मजबूत होंगे। इस समझौते के तहत भारत के निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% उत्पादों पर शून्य शुल्क के साथ पहुंच मिलेगी, यानी 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस। वहीं न्यूजीलैंड के 95% निर्यातित उत्पादों पर भारत शुल्क कम या समाप्त करेगा। इनमें ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन, एवोकाडो, ब्लूबेरी जैसे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि भारत ने अपने किसानों और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए दूध, क्रीम, दही, पनीर, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे उत्पादों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। एफटीए के तहत अगले 15 वर्षों में करीब $20 अरब का निवेश आने की उम्मीद है। दोनों देशों ने 22 दिसंबर को इस समझौते के लिए वार्ता पूरी होने की घोषणा की। ये 9 महीने में रिकॉर्ड वार्ता है किसी देश के साथ जिसमें मुक्त व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $1.3 अरब रहा। वहीं 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार करीब $2.4 अरब था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाएगा और दोनों देशों को ज्यादा समृद्ध और रहने के लिए ज्यादा बेहतर बनाएगा। Today, as we sign the free trade agreement between the two countries, we are expanding that partnership
to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other, and working towards ensuring that the people of New Zealand and the people of India can work together in the years to come to ensure that the world is a better place to live in. और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथी जुड़ गए हैं अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, बिजनेस फोरम की बातचीत हो चुकी है, दोनों ही नेता तमाम बिजनेस डेलीगेशन के साथ दोनों तरफ के बातचीत कर चुके हैं और अब कुछ ही समय बाकी है जब इसको एक तरह से औपचारिक रूप से इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन किस तरह से ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के लिए विन विन सिचुएशन होने जा रही है? देखिए रितु, ये तीन इसके कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं या तीन डायमेंशंस हैं इसके। एक है प्रोडक्ट और कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कह सकते हैं इंडस्ट्री और इनोवेशन, और तीसरा है पीपल टू पीपल कनेक्ट, जिसमें कि माइग्रेशन और मोबिलिटी। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो भारत हमेशा ध्यान में रखता है कि इस तीनों की पूर्ति होनी चाहिए किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और उसके बाद ये जहाँ ये तीनों चीज़ें पूरी होती हैं, उन तीनों चीज़ों में शुल्क जितना ज़्यादा कम हो सके दोनों तरफ से किया जाए, ताकि जो असली व्यापार का मतलब है वो असली व्यापार जो बैरियर ना लगे, ना ट्रेड बैरियर लगे ना नॉन ट्रेड बैरियर लगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो देखिए कि न्यूजीलैंड को भी बाजार की ज़रूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, 1.4 अरब लोग हैं, और इस बाजार में अगर छोटा सा भी हिस्सा किसी भी देश को मिलता है तो वह उसके लिए बहुत बड़ा एक व्यापारिक उपक्रम होता है, व्यापारिक उसका इंटरप्राइज बनता है। तो इस लिहाज से न्यूजीलैंड की रुचि भारत में है, और भारत ने इस बात का ख्याल रखा है कि जो इंडस्ट्री और इनोवेशन में हमारे खास करके जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्रीज़ को वहाँ एक्सपोर्ट करने की सुविधा मिले। और उसके साथ साथ जो इनोवेशन है, इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा और न्यूजीलैंड का भी जो है वो कोलैबोरेशन बने। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक बहुत ही सफल प्रयोग भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होने जा रहा है। दूसरी बात जो है, एक है कि जो प्राइमरी गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, उन गुड्स में जिसमें कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है, एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में हमारी संवेदनशीलता रहती है, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं उत्पादित होता एग्रीकल्चर का, वो सब सारी चीज़ों को हम वहाँ से आयात करें, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको कोई इस तरीके का कंपटीशन का बोझ न उठाना पड़े। जिसमें कि एवोकाडो, जैसे कि उल्लेख किया गया कि एवोकाडो एक ऐसा चीज़ है जो भारत के लोग अब उसका उपयोग करना चाहते हैं अपने घरेलू रोज खान पीन के रूटीन में, लेकिन वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो अगर एवोकाडो वहाँ से आता है तो एवोकाडो को हम आयात में उसको छूट दे रहे हैं। तो इसी तरीके से जो इंडस्ट्री के जो और चीज़ें हैं जैसे कि न्यूजीलैंड से हमारे यहाँ आ सकते हैं, वो सारी चीज़ों को, जिसमें कि वाइनरी प्रोडक्ट भी है, जैसे हमारे यहाँ जो वाइन का उपयोग बढ़ रहा है, उसमें भी कंपटीशन अगर होगा तो उसके उपभोक्ताओं को एक कम्पिटिटिव प्राइस से दूसरे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस लिहाज से हमारे यहाँ से उनको छूट दी गई है। और उसमें एक और जो महत्वपूर्ण है उसमें कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो सहयोग होगा, उसमें खास तौर पे है कि कुछ ऐसे कोलैबोरेशंस भी होंगे जिसमें कि आप एजुकेशन शुरू करते हैं न्यूजीलैंड से और उसके बाद उसे ख़त्म करते हैं भारत में। तो एक जो दोनों कैंपस का लाभ, जो दोनों कैंपस का एक्सपोजर भारतीय छात्रों को मिलेगा, और डिग्री एक होगी, और वो डिग्री जो होगी भारत में भी मान्यता उसको मिलेगी और न्यूजीलैंड में भी उसको मान्यता मिल गई। तो इसमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, खास करके जो सामान्य जो अध्ययन में है, जो ह्यूमैनिटीज़ के अध्ययन में है, लेकिन उसके अलावा जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के अध्ययन में है उनको भी फ़ायदा होगा कि उनको यहाँ आने के बाद अपना अलग से एग्ज़ाम देकर क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो है हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे जो विभिन्न जो स्किल वाले लोग हैं, वो स्किल वाले लोग को भी वहाँ जाने में छूट मिलेगी। वीज़ा नॉर्म्स उसके लिए काफ़ी सरल किए जाएंगे, और उस तरीके से आयुष के क्षेत्र में भी जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, उन प्रैक्टिशनर्स को भी वहाँ जाने में एक कह सकते हैं कि ढील मिलेगी, क्योंकि वहाँ जो एक ऐसा प्रयोग भी हो रहा है कि जो 2-3 तरह के जो हैं चिकित्सा प्रणालियाँ
जो एक एलोपैथी है, उसके अलावा जो होम्योपैथी, आयुष, आयुर्वेदिक, वो सारे एलोपैथी जो मेडिकल थेरेपीज़ हैं उनको मिला के भी वहाँ प्रयोग चल रहा है कि इनको मिला के कैसे किया जा सकता है। तो उसमें भारत के लोग वहाँ जा पाएंगे, योगा के क्षेत्र में लोग जा पाएंगे। तो एक तरीके से सर्विस सेक्टर से लेकर प्रोडक्शन सेक्टर, वो सारी चीज़ों का फायदा इसमें होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि $20 बिलियन का अगर 5 साल के अंदर यहाँ निवेश होता है तो निश्चित तौर पे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसमें कि खास तौर पे हम बोलते हैं कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, तो उसको बहुत एक बूस्ट मिलेगा, उसको एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। तो इस लिहाज से भारत और न्यूजीलैंड का जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तकरीबन 2-2:15 बजे के करीब साइन होने वाला है दोनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स के बीच में, तो वह एक नए मील का पत्थर साबित होगा। और हमने कई ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसमें एक नया आयाम इस ट्रेड एग्रीमेंट से भी जुड़ेगा। ठीक, अखिलेश जी, आप भारत न्यूजीलैंड एफटीए को एक नया आयाम मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है उसमें ये अलग होगा। राकेश मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश मोहन जोशी जी, कुलपति, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से आप भारत न्यूजीलैंड के इस एफटीए को अन्य एफटीओ से थोड़ा अलग देखते हैं? देखिए मैडम, ये एफटीए एक तरह से एक भारत का एक रिजॉल्व बताता है कि इस जियो पॉलिटिकल डायनामिक अनसर्टेन सिचुएशन में जब सारी दुनिया टैरिफ से जूझ रही है, भारत ने एक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का एक सशक्त प्रयास किया है। और इस एफटीए की बहुत सारी विशेषताएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एफटीए बाय डेफिनेशन इज ट्रेड डील, बट इट इज मच बियॉन्ड द ट्रेड डील, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। इसके अंदर सर्विसेज सेक्टर इंक्लूड है, इसमें मोबिलिटी इंक्लूड है, इसमें कुछ ऐसे क्लॉज इंक्लूड हैं, म्यूचुअल स्टैंडर्ड का रिकॉग्निशन इंक्लूड है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ये है कि जैसे मान लो सर्विसेज सेक्टर में हमने फ्यूचर प्रूफ कमिटमेंट किया है। उसका मतलब ये है कि सर्विसेज सेक्टर में जो जो सुविधाएं न्यूजीलैंड और किसी देश को फ्यूचर में भी देगा, वो भारत को इसको देनी पड़ेंगी उसकी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस डील के अंदर ये हमने एक मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास किया है। न्यूजीलैंड छोटा बाजार हो, लेकिन $1.3 बिलियन का हमारा ट्रेड है, हम दुगना करना चाहते हैं, और लगभग $5 बिलियन का हमने टारगेट भी रखा है अगले 5 साल में। तो ये एक शेयर्ड विजन और शेयर्ड मिशन वाली बात इसके अंदर बन के सामने आती है। और ये दोनों के लिए म्यूचुअली विन विन है कि चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड का 28% एक्सपोर्ट चाइना पे डिपेंडेंट है, तो देयर इज ऑल डिपेंडेंस ऑन न्यूजीलैंड ऑन चाइना। भारत का एक बहुत बड़ा बाजार है, 1.46 बिलियन पीपल का बाजार है, और 6.5% हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, जबकि न्यूजीलैंड की ग्रोथ रेट इस समय लगभग 1.4 है, और वो 2% से भी नीचे है। तो भारत की एक बहुत बड़ी, it's not a market of the big people of 1.46 billion people, but ये बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसमें न्यूजीलैंड को एक बाजार मिलेगा, लेकिन इसमें भारत के इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। हमारे प्रोडक्ट्स को न्यूजीलैंड के अंदर 100% टैरिफ फ्री किया गया है, 0% टैरिफ राइट फ्रॉम डे वन इंडियन प्रोडक्ट्स विल बी गेटिंग इन दैट मार्केट। जबकि हमारे यहाँ एक्सेस वो फेजेस के अंदर हमने किया है। तो ये इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अंदर आप देखिए कि वैसे तो न्यूजीलैंड के पीक मतलब एवरेज टैरिफ जो है 2.2 है, बट जो प्रोडक्ट हमारे इंटरेस्ट के हैं, जैसे टेक्सटाइल्स है, लेदर है, कारपेट है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के आइटम है, उस पर 10% टैरिफ है। और एकदम से टैरिफ द डे दिस कम्स इनटू इफेक्टिव 8,284 टैरिफ लाइन के टैरिफ जो है एकदम जीरो हो जाएंगे। तो हमारे प्रोडक्ट उस बाजार में न्यूजीलैंड में कॉम्पिटिटिव होंगे, और वैसे ही न्यूजीलैंड के बाजार हमारे प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिटिव होंगे। हमने उन प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दी है जिसके अंदर भारत की जरूरत है, जैसे कि हमने इसमें वुड को दिया है, वूल है, हिप मीट को भी लिया है, लेदर को लिया है, क्योंकि हमको रॉ लेदर चाहिए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे आपने कल देखा कि आगरा के अंदर कल एक बात हुई, और उसके अंदर आपने देखा कि वो लेदर जब आएगा, दैट्स ए क्वालिटी लेदर इफ वी रिसीव फ्रॉम न्यूजीलैंड, उसकी प्रोसेसिंग हम करेंगे, उसके बाद हम लेदर गुड्स बनाएंगे। तो ये भारत को एक लेदर का एक बड़ा बाजार
उत्पादक प्रोफेसर जोशी क्या आप ये मानते हैं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस एफटीए के कई पहलू हैं, उसमें एक बड़ा पहलू ये भी है कि दोनों के बीच का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, ये भी इस पूरे एफटीए से दिखाई देता है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से आगरा गए, आगरा में एक तरह से बिजनेस बैठक हुई और वहां जिस तरह से ताजमहल को दोनों ही मंत्रियों ने अपनी पत्नियों के साथ वहां रहे थोड़ी देर और फिर दिल्ली आके एक तरह से जो पूरा फुटवेयर इंडस्ट्री है ये एक बड़ा एक तरह से स्टेक होल्डर होने जा रहा है इस पूरी एफटीए में? यू आर वेरी राइट, क्योंकि आगरा एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, which account for the major manufacturing of the leather goods in the whole country. और FTA करना एक बात है, इकोनॉमिक कैलकुलेशन एक बात है, बट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दीज FTAs, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल पीयूष गोयल जी ने आगरा जाके एक ये स्पष्ट संदेश दिया है कि इंडिया इज कमिटेड टू ऑपरेशनलाइज दिस FTA इन इफेक्टिव फैशन, और इसीलिए ये हमारे लिए विन विन है। और एक और जो बात उन्होंने बताई, मतलब वो बहुत ही एक बड़ा अहम मुद्दा है कि ये FTA भारत की नारी शक्ति को भी दर्शाता है, और वो ये दर्शाता है कि भारत की इसके अंदर जो लीडर थी इस FTA के अंदर, वो एक पीटर ढिल्लो ज्वाइंट सेक्रेटरी वाणिज्य मंत्रालय से, उन्होंने और उनकी टीम ने तो एक महिला सेंट्रिक एक टीम थी, और भारत के, और ये एक रिकॉर्ड टाइम 9 मंथ के अंदर इस FTA को किया गया है। तो ये भारत की ट्रेड नेगोशिएशन की क्षमता, मेटिकुलस रिसर्च और होमवर्क को भी दर्शाता है FTA इसके साथ में भी। जबकि एग्रीकल्चर के अंदर आप देखिए, एग्रीकल्चर और डेयरी जो हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, जिसके अंदर भारत में 8-10 करोड़ फार्मिंग कम्युनिटीज आश्रित हैं, और न्यूजीलैंड के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड के दूध प्रोडक्शन का लगभग 95% हिस्सा एक्सपोर्ट होता है, और न्यूजीलैंड के टोटल एक्सपोर्ट में दूध का, डेयरी प्रोडक्ट का हिस्सा 30% है। न्यूजीलैंड की कंपनी लाइक फॉन्टेरा, वो दुनिया की बड़ी कंपनी है जिसका दुनिया के डेयरी बाजार के अंदर 30% का हिस्सा है। उसके बावजूद भी मुझे, लेट मी कॉम्प्लीमेंट टू द नेगोशिएटर्स and our minister, Shri Piyush Goyal ji, to navigate through such tough times। और आप देखिए कि 2010 से 15 में जब ये डील चलता रहा, तो डेयरी को लेके हमको ये नेगोशिएशन बीच में पोस्टपोन करने पड़े, खत्म करना पड़ा। हमने दोबारा शुरू किया, हमने उनकी भी सेंसिटिविटी समझी, हमारी भी सेंसिटिविटी समझी, बट एट द सेम टाइम आप देखिए कि इस डील के अंदर हमने एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की बात कही है, जिसमें कीवी फ्रूट, हनी और एप्पल के लिए भारत में ये सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और ये सेंटर जब स्थापित होंगे तो इसमें प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, इसके अंदर बढ़ावा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये, इवन जो हमने इंपोर्ट अलाउ किया है उसमें मनुका हनी जो है उनका एक बहुत ही टिपिकल GI हनी है। कीवी फ्रूट के अंदर न्यूजीलैंड इज द मार्केट लीडर, एप्पल इंडिया वैसे भी इंपोर्ट करता है। फुटवेयर में भी एक बड़ी तादाद में GI टैग के तमाम हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कृषि के क्षेत्र में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, और कृषि को लेकर डाइवर्सिफिकेशन पे जिस तरह से भारत लगातार काम कर रहा है, उसमें ये तमाम FTA बहुत अहम हो जाते हैं। और न्यूजीलैंड जैसे देश के साथ FTA और कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए तो और भी ज़्यादा। प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथी संवाददाता अखिलेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, इस पूरे FTA का एक बड़ा पहलू है महिला शक्ति, महिला नेतृत्व में एक विकास यात्रा को लेकर चलने का भारत जो लगातार प्रधानमंत्री का एक उद्देश्य रहा है। हम बात चाहे 33% आरक्षण बिल की करें, लेकिन अमल में जिस तरह से लेके आया जा रहा है उस महिला शक्ति, उस महिला नेतृत्व को, वो भी एक इस FTA, इस डील में दिखाई दे रहा है, भारत न्यूजीलैंड की इस FTA में। देखिए, निश्चित तौर पे जब महिला को लीडरशिप रोल में अगर लाना है तो उसको न सिर्फ राजनीतिक लीडरशिप में बल्कि उसको आर्थिक लीडरशिप में भी लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सशक्तिकरण का जो दरवाज़ा है वो अर्थ से ही खुलता है। अगर आपके हाथ में पावर, पैसा रहेगा तब आपकी ताकत भी रहेगी। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो ये जो नया प्रयोग हुआ है जिसमें कि महिला के आयाम को जोड़ा गया है, और महिलाओं के इस आयाम को जोड़ने का मतलब ये है कि महिलाएं जो हैं वो अपने, कई बार होता है कि ग्राउंड लेवल रियलिटी को महिलाएं ज़्यादा समझती हैं, तो उस हिसाब से वो महिलाओं की क्या समझदारी है, उस समझदारी के हिसाब से
उनको निगोशिएशन में शामिल करना, एग्रीमेंट के फोर फ्रंट में रखना। तो इससे पता ये चलता है कि भारत किस तरीके से महिला नेतृत्व को न सिर्फ राजनीति में बल्कि महिला नेतृत्व को देश की मुख्य धारा में शामिल करने का इच्छुक है। और इसीलिए देखिए दोनों जो ट्रेड मिनिस्टर थे, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर और उधर के जो ट्रेड मिनिस्टर टॉड हैं, दोनों ने कहा कि देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने का सिर्फ महत्व इतना ही होता है कि हमने कई जो कानूनी अड़चने हैं उन कानूनी अड़चनों को दोनों देशों के बीच व्यापार में हमने दूर कर दिया है। लेकिन अब इसके लिए अपने अपने देशों को तैयार करना पड़ेगा। और अपने अपने देशों को तैयार कैसे करना पड़ेगा? तो उसमें तीन चीज़ें हैं कि देखिए जो एक स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स है, वो स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स जो है वो जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको उन सामानों को बनाना पड़ेगा। तो उन सामानों को बनाने के क्रम में जो हमारी महिलाएं लगी हुई हैं, जो कई जगह पे जो श्रमिक के रूप में हैं, कई जगह डिजाइनर के रूप में हैं और कई जगह व्यापार के प्रबंधक के रूप में हैं, तो उन सारे लोगों की भागीदारी होगी तो वो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से जो फाइन प्रिंट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, जो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पकड़ पाएंगी और उन्हें एक्सपोर्टेबल गुड्स के रूप में बदल पाएंगी। तो इस लिहाज से हमारे देश को तैयार करने के लिए खास तौर पर ज़रूरत है कि महिलाएँ इस पूरे क्षेत्र में, जो खास करके एमएसएमई के क्षेत्र में महिलाएं जो हैं उनको प्रमुखता दिया जाए, ताकि क्योंकि एमएसएमई का सेक्टर जो है ऋतु, आप जानती है कि एमएसएमई जो सेक्टर होता है उसमें लेबर इंटेंसिव बहुत होता है। उसमें काम करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मशीन का उपयोग होता है लेकिन मशीन से ज़्यादा जो है आपके हाथ की दक्षता कैसी है, उस हाथ की दक्षता से भी निर्भर करता है। तो उसमें महिलाएं अगर अपनी संवेदनशीलता के साथ सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर न सिर्फ काम की क्वालिटी बनेगी, काम की गुणवत्ता बनेगी, बल्कि जो श्रमिक लोग हैं महिलाएं के नेतृत्व में, तो श्रमिक लोग हैं उनके भी जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, उनके काम करने के कंडीशंस और उनके जीवन की स्थितियां बदलेगी। तो इस लिहाज से देखिए कि जो महिला आयाम है, महिला आयाम हमारे जो एक्सपोर्टेबल गुड्स हैं उनकी क्वालिटी और हमारे जो उन गुड्स को बनाने वाले लोग हैं, बिल्कुल सुमन जी, महिला लीडरशिप को एक मजबूत आवाज देता भारत न्यूजीलैंड का एफटीए है। अब से और थोड़ी देर में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होंगे और इस पे मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की पूरी जानकारी के लिए अखिलेश जी। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र 8 चुनावी जिलों में आते हैं, जिनमें कोलकाता उत्तर है, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान शामिल है। 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ये 8 जिले हैं जिनमें 29 तारीख को मतदान हो रहा है। ये जिले हैं कोलकाता, हावड़ा, नदिया इसमें शामिल हैं। इन 8 जिलों में ही 1448 उम्मीदवार दूसरे चरण में चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया। 4 राज्यों केरलम, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1857 के युद्ध में बैरकपुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती मिली थी। उन्होंने कहा कि वही भूमि अब बंगाल में बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश पूर्वोत्तर के विकास का साक्षी है। वही बंगाल एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है।
और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग बंग और कलिंग, इस त्रिशक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अनुपम विश्वास के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की नीतियों का प्रचार किया। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण हैं, जिसमें प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अंतिम दिन है और स्टार प्रचारकों का एक तरह से प्रचंड प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में रैली की, रोड शो किया। योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया है, रैली की है। किस तरह से अंतिम दिन के प्रचार को आप अन्य दिनों से थोड़ा अलग देख रहे हैं? मैम देखिए, 142 का जो सीट है, ये 142 का जो चुनाव है दूसरे चरण में, उसको लेकर अभी की जो हालात है, एक तो ईसीआई के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि पहली चरण का जैसा दूसरी चरण में भी यहाँ पे कोई घटनाएं ना हो। लेकिन कल से लेकर आज दोपहर तक एक के बाद एक इंसिडेंट सामने आ रहा है। पहली वाला इंसिडेंट जगतदल का था। जगतदल से पहले भी भांगड़ में जहाँ पे 88 क्रूड बॉम्ब जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथी बता रहे थे कि किस तरह से जगदल कई इलाकों में चुनाव आयोग ने जो सख्ती की है, उस दौरान जो कुछ असामाजिक तत्व हैं उनकी धरपकड़ भी की गई है दूसरे चरण के चुनाव से पहले। वहीं दिग्गजों का जोर बंगाल के चुनाव में। आज अंतिम दिन है, 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैरकपुर में एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया, रोड शो किया। वहीं योगी आदित्यनाथ भी इस समय हुगली में मौजूद हैं, दमदम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की है। दिग्गजों का जोर है। ममता बनर्जी भी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं के साथ संपर्क साध रही हैं। तो वहीं हमने देखा कि इस पूरे चुनाव में और खासकर दूसरे चरण के चुनाव का रण थोड़ा अलग दिखाई दिया। प्रचारकों की अगर बात करें तो जिस तरह से चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां उतरी और पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार खत्म होने से पहले बाहर के कुछ चेहरे बहुत साफ दिखाई दिए, जिसमें तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए, अरविंद केजरीवाल भी कल प्रचार करते हुए दिखाई दिए। और आज अंतिम दिन, हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से गृह मंत्री अमित शाह इस समय पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आप बता रहे थे किस तरह से चुनाव आयोग की सख्ती है और जिन असामाजिक तत्वों की भी धरपकड़ जो की जा रही है, उसमें आप क्या कह रहे थे? रितु मैम देखिए, पहले तो मैंने कहा कि भांगड़ में जो 88 जो क्रूड बॉम्ब रिकवर हुए हैं, जिसके चलते एनआईए को वहां का जांच सौंपा गया है। फिर जगतदल का इंसिडेंट आप पकड़ लीजिए, जहां पे वहां के जो उम्मीदवार है भाजपा के राजेश कुमार, वो गए थे अर्जुन सिंह जो नोआपाड़ा के भाजपा उम्मीदवार है, उनको लेकर आने में एक विषय में कंप्लेन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वहां पे जब वो लोग पहुंचे तो टीएमसी के लोग भी वहां पे पहुंच गए और टीएमसी के काउंसलर मनोज पांडे अपने लोगों को साथ लेकर थाने के बाहर ही पहले झड़प हुआ, फिर थाने के भीतर झड़प हुआ। वो झड़प अर्जुन सिंह के घर तक पहुंच गया। वहां पे टीएमसी वर्कर्स में जाके पथराव किए और फिर वहां पे जो एक जवान निकल कर, जब पवन सिंह जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं और इस चुनाव में भाजपा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से भाजपा के उम्मीदवार है, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है, जब सिक्योरिटी गार्ड ने उनको आकर पवन सिंह को रक्षा करने के लिए जब बाहर आए, तब जाके देखा गया कि पवन सिंह को जब रक्षा करने के लिए बाहर आए तो वहां पर गोली चली और वो गोली सीधा जाके सिक्योरिटी गार्ड जोगेश शर्मा जो जवान है केंद्रीय बल के, उनको लगी। वो अभी अस्पताल में है। अभी उस घटना से जुड़ी हुई एक के बाद चुनाव आयोग का कहना था, उन्होंने मांगने के बाद उन्होंने काफी लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन अरेस्ट करने के बाद जो अब ताजा जो घटना घटी है वो हुगली के गोघाट में है। वहां पे प्रशांत दिगर जो भाजपा के उम्मीदवार है, बर्मा करके एक जगह है इस गोघाट में, जहां पे वो कैंपेन के लिए गए थे, तो वो उनकी जब काफिला जब वहां पे पहुंची, गांव पर पहुंची, तब
उस गांव के जो लोग थे, लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये लोग कहना गलत होगा, टीएमसी वर्कर्स जो थे, सपोर्टर्स थे, वो लोग हमला किए। महिलाएं थे, टीएमसी वर्कर्स थे, सब मिलकर पथराव किए, गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, कैंडिडेट को चोट लगा, काफी सपोर्टर्स को चोट लगा। और प्रशांत दिगर भाजपा का उम्मीदवार का साफ कहना है कि यहाँ पे पहले से बहुत सारे हिस्ट्री शीटर्स रहते हैं, वो यहाँ से आर्म्स मौजूद करते हैं, बम मौजूद करते हैं। ये सब क्यों रिकवर किया गया? यानी चुनाव आयोग का जो आदेश था वो ठीक तरीके से यहाँ पे क्यों माना नहीं गया? ये सौरभ, ये देखा गया कि पहले चरण में जब 93% मतदान प्रतिशत रहा है तो लोग बढ़ चढ़ के निकले हैं, जिसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं कि लोग उसे देखते हुए बाहर आए हैं। क्या 142 सीटों पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तमाम सीटों का जिक्र कर रहे हैं और जो घटनाएं आज सुबह भी घटी हैं, उसके बाद 142 सीटों पर एक शांतिपूर्ण चुनाव कराना बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए बनने जा रही है? देखिए, ये जो चुनाव है, ये 142 सीटें सबसे टफ है। अगर आप इसको एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे तो पहली चरण से भी दूसरी चरण पहले से ही मालूम था कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। क्योंकि यहाँ पे वो सारे सीटें हैं, चाहे आप संदेश खाली की बात कर ले, भांगर की बात कर ले, उत्तर जगतदल की बात कर ले, बैरकपुर की बात कर ले, यहाँ तक कि हुगली के जो एरियाज, काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे गोघाट जैसे, जहाँ पर हर चुनाव में यहाँ पर हिंसा देखने को मिलता है। तो इसी के चलते ये सवाल उठ रहा था कि ये चुनाव सबसे बड़ा, सबसे अहम है। क्योंकि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस चुनाव में कोलकाता का गिरीश पार्क भी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड में रैली करने आए थे, उसी दिन गिरीश पार्क में क्या हुआ था? ये सारे सवाल है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री शहर में रैली कर रहे हैं और उसी के उस स्पॉट से, ब्रिगेड स्पॉट से आप मानिए 3 मेट्रो स्टेशन की दूरी पर एक घटना घटती है जहां पे भाजपा कर्ता के ऊपर हमला होता है, पथराव होता है। तो बार बार जो देखा जा रहा है कि पत्थर छोड़े जा रहे हैं, गाड़ी को तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो इसको उस बयान से रितु जी क्यों ना जोड़ा जाए, जब सीएम मंच में बार बार कही थी कि अगर आप देखें कि कोई आ रहा है आपके गांव में, यानी जो टीएमसी को खटकता है, ऐसा कोई आ रहा है, तो माँ बहने आप आगे आना, घर के जो भी सामान है वो आके ले आना। आज तो वही देखने को मिला, वही तस्वीर देखने को मिला कि महिलाओं को सामने रखकर हमला किया गया। फिर आगे चलकर साहब क्या कहा जा रहा है, धमकी आ रही है ये सारे वीडियोस में, जो टीएमसी के वर्कर्स कह रहे हैं कि 4 मई के बाद सबको देखा जाएगा जब सेंट्रल फोर्स यहाँ से चला जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद भी 60 डेज यहाँ पे फोर्स रहेंगे। लेकिन ये बंगाल का हालत है, क्यों यहाँ पे बाइकों पे बिल्कुल सौरभ, यही कारण है कि चुनाव आयोग ने काफी सख्ती की है। बाइकों की आवाजाही को चुनाव के दिन बिल्कुल पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बैन किया है और कई ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिसका एक असर ये दिख रहा है कि लोगों में एक विश्वास है, वो बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए। 142 सीट निश्चित तौर पर बेहद अहम होने जा रही हैं। एक तरह से ये चुनावी रण का एक पूरा केंद्र होगा अब 142 सीटों पे 29 तारीख को। हालांकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और आइए बात करते हैं देश में भीषण गर्मी की। देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी के साथ साथ लू के प्रकोप ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देश में सबसे अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा ओकाला में दर्ज किया गया है। ये अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ अलग अलग इलाकों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है, जिसके बाद इसमें कमी आएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए IMD ने 27 अप्रैल से 3 दिन तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है, जिससे आंधी तूफान और बारिश के साथ लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से 2 मई के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह असम और मेघालय में 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 अप्रैल से 1 मई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 अप्रैल से 1 मई के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। और देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और महाराष्ट्र के अकोला में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते रविवार को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में भी पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। उत्तर और मध्य भारत के अलावा दक्षिण भारत के कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। केवल पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में फिलहाल मौसम का मिजाज थोड़ा शांत है, जहां तापमान सामान्य के 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। और देश भर में भीषण गर्मी के इस प्रकोप में लोगों को बाहर निकलने की मजबूरी में सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं। इस समय देश के ज़्यादातर हिस्से लू की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन तमाम राज्यों में अगले कई दिनों तक लू का प्रकोप जारी रहेगा। इन राज्यों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी जारी है। लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी हमारे साथी संवाददाता दिल्ली से भी जुड़ेंगे, भोपाल से भी, लेकिन सीधे रुख करते हैं लखनऊ से। विकास, इस भीषण गर्मी में जहां आप खड़े हैं, आप खुद इस गर्मी में खड़े हैं, किसी छांव पे खड़े हो जाएं और हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से राज्य में इस भीषण गर्मी को, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं, अगले कई दिन तक रहने वाली है, एहतियात किस तरह से बरते भी जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भीषण गर्मी से बुरा हाल है प्रदेश में और लगातार ऐसा हो रहा है कि 12 बजे से तकरीबन 4 बजे तक सड़कों पे सन्नाटा छाया रहता है। हमारे पीछे जो आप रोड देख रही हैं, मेन विधानसभा मार्ग है ये, और यहाँ पर इस समय भीड़ नहीं है और यही हाल हर जनपद का है। हमने देखा कि बांदा में लगातार 2 दिन से सबसे ज्यादा तापमान रहा। एक दिन 47 डिग्री और रविवार को कल 46 डिग्री टेम्परेचर रहा। प्रयागराज लगातार 45 डिग्री का टेम्परेचर पार कर रहा है। वहीं वाराणसी, अमेठी, लखनऊ सब 42 से 44 डिग्री तापमान तक है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 2 दिनों तक तो कोई राहत नहीं होगी, लेकिन 2 दिनों बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जगह गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, तो हल्की फुल्की राहत होगी। लेकिन यह गर्मी इस बात का एहसास दिला रही है, तकरीबन मई के दूसरे से तीसरे सप्ताह वाली गर्मी इस समय लग रही है, जो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चल रही है। जनजीवन बिल्कुल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की हैं। जिला प्रशासन जनपदों में अपने तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। शीतल पेय की जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, कोल्ड रूम बनवाए गए हैं और इसके साथ ही साथ सभी हॉस्पिटल में हीट वेव से बचने के लिए पहले से ही तमाम सारी दवाइयों के इंतजाम कर दिए गए हैं। डॉक्टरों को भी कहना है कि धूप में आप ना निकलिए, बहुत ज़रूरत हो तभी निकलिए। और साथ साथ हम देख रहे हैं, चाहे ठंडे पानी की दुकान हो, फल या जूस की दुकान हो, वहाँ पर भी लोग तमाम सारे पहुँचते हैं और जो लोग निकलते हैं उनका सेवन करते हैं और गर्मी के मौसम में बेहद ज़रूरी भी बन जाता है। क्योंकि इस भीषण गर्मी है, ऐसे में लोगों को बचाव ही सबसे ज़रूरी रहता है। क्योंकि सूरज का जो तापमान होता है वो उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आता है 12 बजे से लेकर और तकरीबन 2 से 3 बजे तक सबसे ज़्यादा प्रचंड हो जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे में बचाव ही सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है और इसी ज़रूरत के अनुसार लोग घर से बाहर निकले और बहुत जरूरी हो तो धूप में ना निकले। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, पूरी जानकारी के लिए। किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए क्या तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। आदित्य, उत्तर भारत के ये तमाम वो राज्य हैं जो कमोबेश गर्मी का प्रकोप एक ही जैसा झेल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश तो पर्यटक राज्य भी है, तमाम पर्यटक भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में कई और एहतियात बरतनी जरूरी हो जाती है।
देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश तो पर्यटक राज्य भी है और जो सबसे मेन जगह है खजुराहो, विश्व पर्यटन स्थल जिसको कहा जाता है, यूनेस्को साइट है, वहां सबसे ज्यादा तापमान है मध्य प्रदेश में। 45 डिग्री तापमान जो है पिछले 24 घंटे में टच हुआ है, अधिकतम तापमान खजुराहो में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर 10 से 12 जिलों की अगर बात करें तो लू का अलर्ट तो है ही है, साथ साथ पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 44 डिग्री से ज्यादा तापमान पिछले 10 से 12 जिलों में मध्य प्रदेश में रहा है। एक तरफ तो गर्मी है, लू का अलर्ट है, वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। खासकर जो ग्वालियर चंबल का इलाका है वहां पर अगले 4 से 5 दिनों में हल्की बूंदाबांदी के दृश्य भी देखने को मिले हैं। लेकिन ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में कि जैसे अभी 2 से 3 दिन लू का अलर्ट रहा है और आज भी शाम तक रहा है, लेकिन अगले जो 3 से 4 दिन होंगे यहाँ पे तापमान गिरेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे कई इलाकों में आज ग्वालियर चंबल और विंध्य की अगर बात की जाए तो वहां हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा सेंट्रल मध्य प्रदेश जो है वो ये सिस्टम इस तरीके से मूव हो रहा है कि सेंट्रल मध्य प्रदेश में आने वाले समय में थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन हाँ, कई इलाकों में 30 तारीख तक, जैसे भोपाल है, कई बड़े शहर हैं, कई छोटे शहर हैं, जहां पर कलेक्टरों के द्वारा स्कूल्स की छुट्टी जो है नर्सरी से लेकर 8वीं और 10वीं तक स्कूल्स की छुट्टी घोषित कर दी गई है, या फिर शुरुआती सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक स्कूल लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट है, लोगों को यही कहा जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा दिन में दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जो लोग शेल्टर्स में मतलब जो रैन बसेरों में रह रहे हैं, वहां पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। रेलवे स्टेशन जो है मध्य प्रदेश के, वहां पर रेलवे के द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को ठंडा पानी मिल सके, प्लेटफॉर्म्स पर ठंडा पानी उपलब्ध हो। ये तमाम इंतजाम प्रशासन के द्वारा भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपका भी भोपाल से, और विकास आपका लखनऊ से, इस पूरी जानकारी के लिए। और लगातार जिस तरह का प्रकोप उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है, गर्मी का प्रचंड प्रकोप है, इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो प्रशासन सरकार है तमाम एहतियाती कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को भी सावधानी बरतने की लगातार सलाह दी जा रही है। बाहर निकलना ज़रूरी है, लेकिन अपने चेहरे को कवर करके और अपने साथ कोई भी पेय पदार्थ लगातार साथ रखने की ज़रूरत है। इस खबर पर तापस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस हमें जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से। तापस, मौसम विभाग क्या कहता है और कितने दिन तक पूरे उत्तर भारत को इस भीषण गर्मी को झेलना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेरी बात हुई थी आईएमडी के उच्च अधिकारियों से, उनका ये मानना है कि अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो उसके हिसाब से आज और कल जो आने वाला कल है उसमें कमी देखने को जरूर मिलेगी। गर्मी का जो प्रकोप है उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। अगर हम शनिवार की बात करें, रविवार की बात करें, 43 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस ये जरूर रहा है। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 41 डिग्री सेल्सियस पे रहे। मंगलवार से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो तापमान है इसमें एक गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ईस्टर्ली विंड जो अभी जो हवा का जो रुख है वो वेस्टर्ली विंड था, यानी बाहर से जो आ रहा है वो हवा का रुख जो है वो बदल के ईस्टर्ली विंड में तब्दील होगा। ईस्टर्ली विंड जो बे ऑफ बंगाल से जो हवा और जो नमी है वो लेके आएगा, और उससे तो जो टेम्परेचर है उसमें एक कमी देखने को मिलेगी। दूसरी जो अहम चीज है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में, खासतौर से मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को हल्की बूंदाबांदी भी कुछ जगहों पे यहाँ पे नॉर्थ में ठीक था। तो 48 घंटे बाद मौसम विभाग का कहना है कि थोड़ी बहुत राहत है इस भीषण गर्मी से उत्तर भारत के लोगों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तापस। और आइए बात ईरान की ओर से तनाव कम करने की बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। खबरों के मुताबिक तेहरान ने मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और जारी संघर्ष को खत्म करने की रूपरेखा पेश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में 2 चरणों वाली योजना का जिक्र है। पहले चरण में समुद्री मार्ग खोलने और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर जोर दिया गया है, जबकि दूसरे चरण में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने या स्थायी शांति की दिशा में कदम शामिल है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है। वहीं परमाणु कार्यक्रम को लेकर वॉशिंगटन की शर्तें अब भी इस गतिरोध की बड़ी वजह बनी हुई हैं। पश्चिम एशिया के इस संकट को दूर करने के लिए ईरान का नया प्रस्ताव है। परमाणु मुद्दे पर दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत फंसी हुई है।
युद्ध खत्म करने का एक नया प्लान, ईरान का नया प्रस्ताव है। गुजरात का रण और क्रीक एरिया हमारी थल सेना के लिए विशेष चुनौतियां पेश करता है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने गुजरात का दौरा किया और वहां फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या तैयारियां की थी, उस पर यह रिपोर्ट है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। हमारी भारतीय फौज या थल सेना जंगलों पे, पहाड़ों पे, गर्म रेगिस्तान पे, ठंडे रेगिस्तान पे और एक ग्लेशियर पर भी तैनात है। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट है, बहुत ही स्पेशल टेरेन है जो कि है रण और क्रीक सेक्टर गुजरात का, वहां पर भी तैनात है। इस वक्त मैं क्रीक पर हूं जो गुजरात की तट पर है। यहाँ पे अरेबियन सी जो है वो जमीन के अंदर कोस्टलाइन पे आता है और बहुत ही मार्शेस यानी कि दलदल जैसा जमीन बना देता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसान का चलना और मशीन्स या कि व्हीकल्स का चलना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी यहाँ तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। आज अगर यहाँ हाई टाइड होती तो पानी शायद मेरी कमर तक होता, लेकिन ऑब्वियसली आज लो टाइड है तो पानी रिसीड किया हुआ है। पीछे आप मैनग्रोव्स भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह के टेरेन की यूनिक जो चैलेंज होते हैं उसमें अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए होती है, अलग तरह के वेपन और अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं। इस चैलेंज के लिए हमारी भारतीय फौज हमेशा तैयार रहती है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में। ऑप सिंदूर के दौरान मेरी ब्रिगेड रन और क्रीक सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत थी और हमने जानबूझकर डिप्लॉयमेंट को बैलेंस रखा ताकि हम एक सुदृढ़ डिफेंसिव ग्रिड को बनाए रखें और उसी के साथ साथ ये काबिलियत भी रखें कि अगर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है तो उसको भी हम तेज़ी से अंजाम दे पाएँ। 7 और 12 मई के बीच में दुश्मन ने अपने ड्रोन्स के साथ हमारे क्रिटिकल मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वेलेंस और टारगेटिंग करने की कोशिश की। एक रोबस्ट और मल्टी टियर ग्रिड बनाया जिसके अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एसेट्स के दस्ते शामिल थे और इन सब ने मिलकर दुश्मन के सभी ड्रोन्स को बर्बाद किया। छह मई तक हम दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र बनाए रखी। जवान सारे सतर्क थे। वैसे ही मेरा सेक्शन और अलर्ट हो गया और जवानों को आगाह किया कि दुश्मन कोई भी हरकत कर सकता है। दुश्मन ने 8 मई को ड्रोन से हमला कर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया, जिससे हमारे सतर्क जवानों ने बहुत कम समय में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। दुश्मन ने 10 मई को दोबारा एक गलती को दोहराया, ड्रोन से हमला कर बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया। सतर्क जवानों ने दुश्मन के ड्रोन को मिनिमम अम्यूनिशन के साथ और बहुत कम समय में ड्रोन को मार गिराया। यहाँ गुजरात के कच्छ रीजन में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन कुछ ही मीलों दूर होती है और इसीलिए हमारी फौज की ट्रूप्स रेगुलरली ड्रिल्स या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करती रहती हैं कि कैसे जब जरूरत पड़े तो वो बिल्कुल तैयार हो, तत्पर होते हैं अटैक के लिए दुश्मन के टेरिटरी पर। कैमरा पर्सन विकी के साथ गुजरात के कच्छ से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। और इसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।